नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। चुनावी बॉन्ड से जुड़ी एक और याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में अब दाखिल हुई है। इस याचिका में 1 मार्च 2018 से 11 अप्रैल 2019 तक बेचे गए चुनावी बॉन्ड्स का खुलासा करने की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक बेचे गए बॉन्ड्स का खुलासा करने का निर्देश दिया था, लेकिन उससे पहले के जो बॉन्ड बेचे गए हैं उनका भी खुलासा किया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हैं। आशीष, और क्या मांग इस याचिका में की गई है और क्या इसके लिए दलील दी गई है? जी देखिए, यहाँ पर काफी अहम है जिस पर कल सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर बड़े सवाल उठाए थे कि यूनिक कोड आपने क्यों नहीं दिया है, जबकि हमने कहा था तमाम खुलासे करने हैं। कल एसबीआई को अपना जवाब भी देना है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक अहम सुनवाई है। वहीं पर अगर देखें तो ये जो याचिका है इसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पूरी तरह से पालन जब होगा, जब 2018 से 2019 के डाटा भी तमाम जो है वो वेबसाइट पर आएंगे, सार्वजनिक होंगे चुनाव आयोग के। इसलिए एसबीआई और चुनाव आयोग को ये आदेश दिया जाए कि उसे भी डेटा को पब्लिश करे, यूनिक पूरी तरह जो ब्यौरा खुलासा उसका हो। हालांकि उसका एक पार्ट जो है उसका खुलासा अब कर दिया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने वो डेटा सील बंद कवर में जो सुप्रीम कोर्ट के पास था 2019 तक का, अप्रैल 2019 तक का वो मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे दे भी दिया था और आज 5 बजे तक उसको अपलोड किया जाना था, जो अपलोड हो चुका है, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। तो अब कुल मिलाकर लेकिन सवाल फिर वही एक बार फिर आता है कि आखिरकार किसने किसको कितना दिया, ये कैसे खुलासा होगा। इसके लिए कब सबसे अहम दिन सोमवार का है, जब सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का संविधान पीठ इस मामले में सुनवाई करेगा और इस पर एक आदेश जारी करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना ये था कि जिस तरीके से वेबसाइट पर खुलासा हुआ है, एसबीआई ने पूरा डेटा नहीं दिया, उसने यूनिक नंबर जो है अल्फा न्यूमेरिक नंबर वो इलेक्टोरल बोर्ड का नहीं दिया। ये चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था और कहा था कि आपको ये खुलासा करना होगा, हमने अपने आदेशों में कहा था। हालांकि मिलान करने वाली जो दलील थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि हमने डेटा मिलान के लिए कभी नहीं कहा था। तो सोमवार का दिन काफी अहम है इस पूरे मुद्दे पर। जी शिशिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। अब देखना है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब सुनवाई करेगा तो क्या इस बात के लिए राजी होता है कि उससे पहले के 1 साल जितने का अभी तक जो लिमिट थी, उससे पहले के 1 साल के इलेक्टोरल बॉन्ड भी सार्वजनिक किए जाएं, उनकी जानकारी सबको बताई जाए। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। आंध्र प्रदेश में आज एनडीए की बड़ी रैली हो रही है, जिसमें खुद मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त रैली में बोल रहे हैं। गरीबी से बाहर निकले हैं। पूरी दुनिया में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश में गरीबों को पीएम आवास योजना के करीब 10 लाख घर दिए हैं। यहां पलनाडु में गरीबों को करीब 5,000 पक्के घर बनाकर दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के करीब 1 करोड़ परिवारों तक नल का कनेक्शन पहुंचा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां 1.25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज एनडीए सरकार की वजह से यहां पलनाडु के 5 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन भी मिल रहा है। हमारी सरकार
किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को भी ध्यान रख रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत या पलनाडु के किसानों को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। यहां केंद्र सरकार की योजनाएं और बेहतर तरीके से लागू हो, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनडीए के सांसद, एनडीए के विधायक, इनको जिताना है। एनडीए के सभी सांसद, एनडीए के सभी विधायक बहुत सेवा भाव से आपके लिए काम करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో సేవా నిరతితోటి దేశంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా సేవను అందించడంలోనే నిమగ్నమై ఉన్నది అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, దేశంలో ఉన్నటువంటి పేదవాడి గురించి ఆలోచించేటువంటి ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం. ఇవాళ దగ్గర 30 కోట్ల మందిని, దేశ జనాభాలో 30 కోట్ల మందిని పేదరికం నుండి వెలుపలికి తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత కూడా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికే దక్కుతుంది అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో ఇవాళ ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద రాష్ట్రానికి 10 లక్షల ఇళ్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 10 లక్షల ఇళ్లలో పల్నాడు ప్రాంతంలో దగ్గర 5,000 పక్కా గృహ నిర్మాణం ఈ పల్నాడు ప్రాంతంలోనే పేదల కోసం చేశారు అని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. జల్ జీవన్ మిషన్ అంటే పేదవారికి త్రాగటానికి శుద్ధమైనటువంటి నీరు అందించే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో దగ్గర 1 కోటి కుటుంబాలకి మరి ఎటువంటి డబ్బు తీసుకోకుండా ఉచితంగానే నల్లా కనెక్షన్లు ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేటువంటి ఒక బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమం పేదల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద దగ్గర 1,25,00,000 మందికి ఇవాళ ఆయుష్మాన్ భవ కింద వారికి ఎటువంటి డబ్బు తీసుకోకుండా ఉచితంగానే వైద్య సౌకర్యాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చిన్న సన్నకారు రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద 700 కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రజా సంక్షేమానికి, అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేసే కార్యక్రమాలు మనం ఇక్కడ నిర్విఘ్నంగా జరుపుకోవాలంటే పెద్ద సంఖ్యలో ఎన్డీఏ పార్లమెంట్ సభ్యుల్ని, ఎన్డీఏ ఎమ్మెల్యేని ఖచ్చితంగా तो प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के पालनाडु में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, जहां उनके साथ चंद्रबाबू नायडू भी हैं और पवन कल्याण भी हैं, आंध्र प्रदेश के नेता। और ये एक तरह से दक्षिण भारत में बीजेपी की पैठ गहरी करने की एक कोशिश है, जिसे प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा जिसमें जोर पिछले काफ़ी समय से लगा रहे हैं। बीजेपी किस तरह से दक्षिण भारतीय राज्यों में अपना प्रसार करे। आम चुनाव से पहले दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी की कोशिश अधिक से अधिक वोट हासिल करने की है, जहां क्षेत्रीय पार्टियों का ज़्यादातर बोलबाला है। हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है आंध्र प्रदेश में, और साथ में जनसेना पार्टी भी उनके जुड़ी है। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण भी इस रैली में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, और एन चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था, और अब भी आंध्र प्रदेश में एक बड़ी ताकत है तेलुगु देशम पार्टी।
बीजेपी को इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि तेलुगु देशम और जन सेना पार्टी के साथ मिलकर इस बार वो आंध्र प्रदेश में अधिक से अधिक लोकसभा की सीटें जीतेगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी नई जानकारियां शेयर की हैं और इन जानकारियों के मुताबिक एक बात जो सबसे पहले सामने आई वो ये कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो बीजेपी को मिला, लेकिन कुछ और नई जानकारियां सामने आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले फ्यूचर गेमिंग ने जो पैसा दिया है उसका एक बड़ा हिस्सा डीएमके को भी गया है। डीएमके जो तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी है उसे 656 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिला है। इसमें सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग ने 509 करोड़ रुपए दिए हैं। कुल मिलाकर फ्यूचर गेमिंग ने जो पैसे दिए उसका 37% डीएमके को मिला है। सैंटियागो मार्टिन फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स के फाउंडर हैं। सैंटियागो मार्टिन को लॉटरी किंग भी कहा जाता है। फ्यूचर गेमिंग का कारोबार देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। डीएमके को मेगा इंजीनियरिंग ने भी 105 करोड़ रुपए दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। बीजेपी के बाद देश में सबसे ज्यादा चुनावी चंदा तृणमूल कांग्रेस को मिला 13,397 करोड़ रुपए। इसके बाद कांग्रेस को 1,334 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। बीआरएस को 1,322 करोड़ रुपए, बीजेडी को 944 करोड़ रुपए मिले हैं। वाईएसआर कांग्रेस को 442 करोड़ रुपए चंदा मिला है और जेडीएस को 89.75 करोड़ रुपए चंदा मिला है। इसमें जो जेडीएस को चंदा मिला है उसमें 50 करोड़ रुपए मेगा इंजीनियरिंग ने दिए हैं। तो ये जानकारी आज चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट में जो नई खुलासे किए हैं उनसे सामने आई है। इससे ये जो एक ख़ास बात है वो जो सामने आई कि डीएमके को एक बड़ा हिस्सा लॉटरी किंग की तरफ से भी गया है चुनावी बॉन्ड के जरिए और डीएमके को कुल जितना चुनावी चंदा मिला है उसका 37% फ्यूचर गेमिंग के जरिए मिला। आज सुबह केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोगियों को कई दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा कि वो अपने मंत्रालय के नई सरकार के पहले 100 दिन और अगले 5 साल का रोड मैप तैयार करवाएं। साथ ही नई सरकार बनने के बाद कैसे पहले 100 दिन का एजेंडा जो है और फिर 5 साल का एजेंडा उसका पालन करना है ये भी तैयार किया जाए रोड मैप। तो साफ है प्रधानमंत्री पूरी तरह आश्वस्त हैं कि तीसरी बार भी एनडीए की सरकार ही सत्ता में आएगी और इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा मंत्रियों के सामने नए लक्ष्य तय कर रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री का पूरा विश्वास है कि तीसरी बार उनकी ही सरकार आएगी, इसी के तहत ये सब नए दिशा निर्देश और लक्ष्य जो हैं वो सभी मंत्रियों को दिए जा रहे हैं। जी हाँ, आज की कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों से यही कहा गया कि जब नई सरकार बनती है तो उसके पहले 100 दिन में क्या क्या काम करना है इसके बारे में वो अपनी कार्य योजना तैयार करें, अधिकारियों के साथ साझा करें और साथ ही कैबिनेट सचिवालय को इसके बारे में जानकारी भी दें। इससे पहले भी अगर कैबिनेट की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को यही निर्देश दे चुके हैं। आज की जो दरअसल कैबिनेट बैठक थी वो एक संवैधानिक बाध्यता के जरिए की गई थी। आप जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता लग गई है, इसलिए इसमें अब सरकार कोई फैसला तो कर नहीं सकती है, लेकिन फिर भी चूंकि चुनाव आयोग की ओर से कल ही चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है और ये आवश्यक होता है कि ये जो चुनाव आयोग की ओर से सिफारिश की गई है आम चुनाव की तारीखों की, इस पर राष्ट्रपति अनुमोदन करें और इसकी सिफारिश कैबिनेट करती है। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके तहत आज कैबिनेट की बैठक में ये सिफारिश करने का फैसला किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। चौदह जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आज उसका समापन हो गया। यात्रा के समापन के बाद आज सुबह से राहुल मुंबई में एक पदयात्रा उन्होंने निकाली और ये मणिभवन से अगस्त क्रांति मैदान तक गई। इसे न्याय संकल्प पदयात्रा नाम दिया गया। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी सामाजिक क्षेत्र में जुड़े कई लोगों से उन्होंने चर्चा की है और
आज शाम 7 बजे के करीब मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में राहुल गांधी एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता इस दौरान राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे। इन नेताओं में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एम.के. स्टालिन और प्रकाश अंबेडकर शामिल होंगे। ये भी खबर है कि सोनिया गांधी भी समापन रैली में हिस्सा ले सकती हैं और अगर सोनिया मुंबई पहुंचती हैं तो वो महाविकास अघाड़ी के नेताओं से मुलाकात भी अलग से कर सकती हैं। आज बॉम्बे में है। राहुल गांधी जी ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है, लंबी यात्रा जो देश के पूर्वी इलाके से शुरू हुई, मणिपुर से, फिर पूरे देश को से होते हुए और अब पहुंची है मुंबई। तो ये एक बड़ी कोशिश थी राहुल गांधी की जनता से जुड़ने की, अपनी बातें कहने की, न्याय की मांग करने की। जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार के दौर में, मोदी सरकार के दौर में देश के साथ जो देश का रास्ता है वो भटक चुका है, या उनका कहना है कि बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है। तो तमाम बातें, कांग्रेस की बातें राहुल गांधी ने जनता के बीच पहुंचाई हैं अपनी इस यात्रा में। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले आम चुनाव में इस न्याय यात्रा से कांग्रेस को बड़ी ताकत मिलेगी। और न्याय यात्रा के बीच में कांग्रेस के कई गठबंधन सहयोगी उसके साथ लगातार जुड़ते भी रहे। कई गठबंधन सहयोगियों के बीच में नाराजगी भी सामने आती रही, खासतौर पर जब बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा गई तो तृणमूल ने उससे दूरी बनाए रखी और उसी दौरान तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो पश्चिम बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश तक आते आते फिर तमाम जो अन्य साथी हैं वो इस न्याय यात्रा में जुड़ते चले गए। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील, न्याय यात्रा का आज जो समापन है ये कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है और अब जो कुछ देर में राहुल गांधी की रैली है उससे क्या उम्मीद है? कितने बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं? सुनील, राहुल गांधी की जो आज का जो कार्यक्रम है मुंबई में, क्या क्या उनका कार्यक्रम रहा और अब से कुछ देर बाद क्या वो करने जा रहे हैं? रैली कितनी बड़ी होने जा रही है इंडिया गठबंधन की? हमारे सहयोगी सुनील सिंह जहां हैं, काफ़ी भीड़ है वहां पर और नेटवर्क भी बहुत ख़ास नहीं है, बीच में जा रहा है। लेकिन रैली अब कुछ देर बाद शुरू होने वाली है यहाँ इंडिया गठबंधन की, जिसमें कई बड़े नेता मंच पर दिखेंगे और देखना है कि उनकी इस दौरान क्या मुख्य बातें उभर कर सामने आती हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय से जुड़ी 25 गारंटियां दी गई। दिल्ली में आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि 19 मार्च को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा, कहा कि आज संविधान पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को पक्षपात का जरिया बनाया जा रहा है। यह भी कहा कि पैसा उगाहने के 4 रास्ते हैं। पहला चंदा दो, धंधा लो, दूसरा हफ्ता वसूली, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत लाओ, चौथा फर्जी कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदा। तो ये तमाम आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है और कांग्रेस के निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी है। जयराम रमेश ने कहा कि खाते सीज होने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे जब कांग्रेस के खाते सीज किए जाएंगे। तो सुनते हैं जयराम रमेश ने और क्या खास बातें कही। 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। जो 2024 के चुनाव हम 5 साल के लिए जनादेश मांग रहे हैं। 5 न्याय के आधार पर, 25 गारंटियों के आधार पर। पहला रास्ता जो प्रधानमंत्री ने ढूंढ निकाला है, चंदा दो धंधा लो। सैकड़ों कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है, पहले बीजेपी को चंदा नहीं दिया करते थे, जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है और उनको धंधा मिला है।
दूसरा रास्ता है हफ्ता वसूली। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। और अगर आप देखें, इलेक्टोरल बॉन्ड तब खरीदा गया है जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड होता है इन कंपनियों पर। तीसरा रास्ता है कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो, और इसमें एक बीजेपी सांसद खुद मिले हुए हैं। एक बीजेपी सांसद को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के कुछ ही दिन बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, और वो बीजेपी के सांसद हैं। तो बीजेपी सांसद का इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस को तो नहीं आएगा, वो बीजेपी को ही जाएगा। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है वो ये फर्जी कंपनियों का। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने एक बारी कहा था, मैं शेल कंपनी को, सब शेल कंपनियों को बंद करा दूंगा। तो ये शेल कंपनियों का होना और शेल कंपनियों का इस्तेमाल करना, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ये सिर्फ सत्ता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए फायदा है। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आंध्र प्रदेश के पालनाडु में एक रैली में भाषण दे रहे हैं। चलते हैं इस रैली में। మనం ఇక్కడ గమనించాలి, నరసింహారావు గారిని ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ అవమానపరిచిందో మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ కూడా పార్టీలకు అతీతంగా ఎక్కడైనా సరే భారతదేశం ముద్దు బిడ్డలుంటే వారందరినీ కూడా గౌరవించుకునే దిశగా ఎన్డీఏ ఎప్పుడూ అడుగులు వేస్తుంది. साथियों, आंध्र प्रदेश के लोग इस चुनाव में दो बड़े संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पहला, लोगों ने तय कर लिया है कि वो दिल्ली में एनडीए सरकार को वापस लाकर रहेंगे। दूसरा, यहां के लोग राज्य सरकार से इतना आक्रोशित है कि उसे हटाने का मन बना चुके हैं। यहां राज्य सरकार के मंत्रियों में एक दूसरे से ज्यादा भ्रष्टाचार करने का कंपटीशन चल रहा है। आंध्र प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि राज्य के तेज विकास के लिए जिस सकारात्मक वातावरण को बढ़ाने की जरूरत थी, उसे पिछले 5 साल में यहां धक्का लगा है। आंध्र प्रदेश के लोगों ने देश के विकास के लिए, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूरी सकारात्मकता के साथ वोट देने का निर्णय ले लिया है। ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు 2 సంకల్పాలు తీసుకున్నారని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. మొట్టమొదటిది, కేంద్రంలో ఖచ్చితంగా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించాలి అని చెప్పి నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. రెండవ సంకల్పం, ఏదైతే రాష్ట్రంలో అవినీతిలో కూరుకుపోయినటువంటి ప్రభుత్వం ఉన్నదో దాన్ని పెకలించి విసిరివేయాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నాకైతే అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో సవ్యమైనటువంటి పరిపాలనని ప్రజలకు అందివ్వడం కంటే కూడా ఎవరికంటే ఎక్కువ అవినీతి చేస్తారో దాని మీదే దృష్టి కేంద్రీకరించారని చెప్పి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క వికాసం, అభివృద్ధి కనుక మనం ఆకాంక్షించినట్లయితే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ముందుకు వచ్చి ఓటు వేయాలి. ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి సంపూర్ణంగా కుంటుపడింది అని చెప్పి నేను మీకు చెప్పనవసరం లేదు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు అటు దేశం, అదేవిధంగా ఇటు ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి కనుక ఆకాంక్షించినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ ఎన్నికల్లో
మీరందరూ ముందుకు వచ్చి ఓటు వేయాలి అని చెప్పి నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. आंध्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है. ये दोनों एक ही है. एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं और ये उनकी मिली भगत है कि जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो थोड़ा गुस्सा कांग्रेस की तरफ चला जाए ताकि एनडीए के लोगों को लाभ न मिले. तो ये दोनों की चालाकी है. ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के आजू बाजू है. कोई गलती मत करना. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు మీరు గమనించవలసినటువంటి విషయం, ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరియు వైఎస్ఆర్సీపీ వేరు పార్టీలు కాదు. రెండు పార్టీలు కూడా ఒకే వరలో ఉన్నటువంటి ఖడ్గాలు. ఈ రెండు పార్టీలు ఒకే కుటుంబం నుండి వచ్చినటువంటి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనమందరం కూడా గమనించాలి. ఇక్కడ చాలా తెలివిగా వైఎస్ఆర్సీపీ మరి వారి మీద ఉన్నటువంటి ఏదైతే కోపం ఉంటుందో ప్రజల మనసుల్లో దాన్ని నెమ్మదిగా కాంగ్రెస్ వైపు మళ్లించడానికి చూస్తున్నారు. కనుక మీరు తెలివిగా అటు చీలకుండా మన ఓటు ఎటు పోకుండా మీరందరూ జాగ్రత్తగా ఎన్డీఏకే మీరు ఓటు వేయాలి. साथियों, अगले 5 साल आंध्र प्रदेश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है. अगले 5 साल विकसित आंध्र की नींव मजबूत करने वाले होंगे. अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाओं के विस्तार के होंगे. अगले 5 साल आंध्र के युवाओं, यहां की महिलाओं को नए अवसर देने वाले होंगे. अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले होंगे. अगले 5 साल आंध्र प्रदेश में पोर्ट लेड डेवलपमेंट के होंगे, ब्लू इकोनॉमी के विस्तार के होंगे. और इसलिए आपको डबल इंजन की सरकार के लिए आंध्र की विधानसभा में और दिल्ली में लोकसभा के लिए वोट करना है. आपको विकसित भारत के लिए वोट करना है. రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలం మనకి చాలా ప్రధానం అని చెప్పి మీరందరూ కూడా గమనించాలి. రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలంలో మీరు గనక ఎన్డీఏకి ఓటు వేసినట్లయితే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇక్కడ కూటమి, కేంద్రంలో కూడా ఎన్డీఏ సర్కార్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మనం అభివృద్ధి చెందే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తిరిగి మనం పునాది వేసుకుంటాం. రాబోయే 5 సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేదల కళ్యాణాన్ని, వారి యొక్క సంక్షేమాన్ని ఆకాంక్షించుకునేటువంటి ప్రభుత్వానికి మనం పునాది వేస్తాము. రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలంలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువత మరియు మహిళలు వారికి కొత్త అవకాశం ఇచ్చేటువంటి ప్రభుత్వానికి మీరు పునాది వేస్తారు. రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలంలో ఏదైతే అభివృద్ధి చెంది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మౌలిక వస్తువులు అవసరమో వాటికి మీరు పునాది వేస్తారు. రాబోయే 5 సంవత్సరాల కాలంలో పోర్టులు మాత్రమే కాదు, నీలి విప్లవానికి కూడా మీరు పునాది వేస్తారు. కనుక డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అంటే కేంద్రంలో ఎన్డీఏ కూటమి, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో కూడా మనం ఎన్డీఏ కూటమిని కనుక గెలిపించుకున్నట్లయితే మీరు అభివృద్ధి చెందే భారతదేశానికి, అభివృద్ధి చెందే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మీరు ఓటు వేస్తున్నారు అని చెప్పి గమనించండి. साथियों, लोकतंत्र का उत्सव
आज से प्रारंभ हुआ है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लोकतंत्र के उत्सव का हम स्वागत करें और स्वागत के लिए अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू करें। మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఒక పండుగ వాతావరణాన్ని మనం ఎలక్షన్ రూపంలో ఎదుర్కోబోతున్నాం. మీరందరూ కూడా మీ మొబైల్ ఫోన్స్ తీయండి, టార్చ్లు వెలిగించండి. जिसके पास भी मोबाइल है फ्लैश लाइट चालू करके आज से लोकतंत्र के उत्सव का स्वागत करें। మీరందరూ టార్చ్లు వెలిగించి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో వెలుగును నింపండి. ये विशाल जनसागर दिल्ली को भी संदेश देगा और आंध्र के घर घर में भी संदेश देगा। ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। नितिन गडकरी एक बार फिर नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार, महाराष्ट्र और देश में विकास के जो काम हैं, विपक्ष और गठबंधन से जुड़े कई सवाल, इस सब पर उनसे खास बात की हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने। एक अभी का विषय ज्वलंत है, अगर उसकी चर्चा नहीं करूंगा तो बातचीत अधूरी रह जाएगी। वो है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। बॉन्ड आया, कई साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गलत है, अब नहीं होगा, और अब वो नाम सामने आ रहे हैं किसने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को कितने पैसे मिले। इसमें असल मुद्दा ये है कि बात थी कि कैश का इस्तेमाल कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, चुनाव साफ सुथरे हों। वो दिल्ली तो बहुत दूर है ना। देखिए, एक बात तो सच है कि चुनाव में पैसा तो लगता है, सभी पार्टियों को लगता है, और आप अगर इकोनॉमी को अच्छा करेंगे, नंबर 1 पर करेंगे, तो बॉन्ड के रूप में नंबर 1 में अगर पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस होता है, इसी भाव के साथ ये योजना बनी थी। तब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उसमें गलत क्या था? खैर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मैं कोई उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करता। अगर आप बॉन्ड्स नहीं अलाउ करोगे तो लोग नंबर 2 में पैसे लेंगे, होने तो वाला ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों को अगर इस प्रकार का सोर्स मिल जाएगा तो अच्छा होगा। और वर्ल्ड में भी कुछ जगह सरकार फाइनेंस करती है पार्टियों को, कोई ना कोई व्यवस्था सब पार्टियों ने एक्सेप्ट करके देश में होने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। और जिन्होंने बॉन्ड दिए उनके किसी बदले में नहीं दिए। अच्छा, कोई बॉन्ड वही देगा जो धनवान है। धनवान वही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में बड़ा होगा, वही दान दे सकता है। तो उसको इस प्रकार से जोड़ना भी गलत है। और मुझे लगता है उत्स्फूर्त रूप से लोगों ने बॉन्ड के रूप में मदद की थी और वही हमको मिली है। एल्विश यादव नाम के एक यूट्यूबर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सांपों के साथ खिलवाड़ करने के मामले में, उनका जहर निकालकर दुरुपयोग करने के मामले में नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। एफआईआर में एनडीपीएस एक्ट जोड़ा गया है क्योंकि स्नेक वेनम यानी सांपों का जहर नशे के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था, ऐसा आरोप है। शनिवार को नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनको नोएडा की सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया है। एल्विस यादव पर जो सेक्शन लगे हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। वन्य जीव अधिनियम और इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट भी नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव पर लगा दिया है। एनडीपीएस एक्ट इसलिए, उसमें एलिगेशन ये है एफआईआर में कि जो एल्विस यादव हैं वो रेप पार्टीज में स्नेक वेनम यानी कि सांपों के जहर की सप्लाई कर रहे थे, इसीलिए उन पर एनडीपीएस एक्ट लगा दिया गया है। नोएडा पुलिस इससे पहले भी एल्विस यादव से कई बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उनको आज पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा पुलिस ने इस मामले में 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंकेट हॉल में
छापा मारा था और वहां से 5 सपेरे गिरफ्तार किए थे। उनके पास से 9 सांप बरामद हुए थे और 20 ml जो सांपों का जहर है, स्नेक वेनम है, उसको बरामद किया गया था। उस जहर को नोएडा पुलिस ने जयपुर भेजा और जयपुर में फॉरेंसिक जांच के बाद ये साफ हो गया कि वो सांपों का जहर ही था। इसके बाद नोएडा पुलिस के मुताबिक उनके पास एल्विस यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुख्ता सबूत थे, क्योंकि इस मामले में जो गौरव हैं जिन्होंने केस दर्ज कराया है, गौरव के पास एल्विस यादव के साथ बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इसके अलावा जो एक्यूज पकड़े गए थे उनके बयानों में भी एल्विस यादव का नाम आया था और उस पर एलिगेशन ये था कि एल्विस यादव वीडियो शूट के दौरान सांपों का इस्तेमाल करते हैं और रेप पार्टीज में सांपों की जहर की सप्लाई करते हैं। तो इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब नोएडा पुलिस पता लगा रही है कि क्या उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा जो उनकी जो पूरी भूमिका है इस पूरे मामले को लेकर, उसके बारे में जांच चल रही है। नोएडा पुलिस के मुताबिक उनके पास कई ऑडियो रिकॉर्डिंग हैं, कुछ मैसेज हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेज हैं। ये तमाम सबूत हैं जिससे साफ होता है कि वो लगातार सपेरों के संपर्क में रहते थे और वीडियो शूट में सांपों का इस्तेमाल करते थे और रेप पार्टीज में भी उन्होंने सांपों के जहर का इस्तेमाल किया, उसकी तस्करी की। नोएडा पुलिस ये भी मालूम कर रही कि कहां किन रेप पार्टीज में एल्विस यादव सांपों का जहर लेकर गए थे या उन्होंने ये जहर सप्लाई किया। तो ये जांच भी चल रही है। तो बिग बॉस के विजेता और जाने माने यूट्यूबर एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल वो लुक्सर जेल में है। ये जेल नोएडा में है जहां पर वो रहेंगे और नोएडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। नोएडा से कैमरामैन सुधीश राम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। है लेकिन